हाँ यार, तुमने देखा इस्तकलाल स्ट्रीट जैसे मॉडर्न इलाके में भी हर थोड़ी देर बाद फिर हाल ज़रूर है। बड़ी नेक है भाई तुर्क। वो दोनों तंजिया हंसी और फिर मतलाशी निगाहों से इधर उधर देखने लगी। इस्तकलाल स्ट्रीट आने का असल मकसद जहान से मिलना था और वह सिर्फ इसलिए यहाँ आई थी कि बर्गर किंग जाए, और मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कहकर उससे मुलाकात का बहाना ही ढूंढ ले। वो दोनों साथ साथ तेज़ रफ्तारी से चल रही थी। वहाँ हवा तेज़ थी और हया के खुले बाल उड़ रहे थे। बार बार जैकेट की जेब से हाथ निकालती उन्हें कानों के पीछे कर रही थी। तभी उसने बर्गर किंग का बोर्ड देखा तो डीजे को बताए बिना रेस्टोरेंट के दरवाजे तक आई और उससे पहले के दरवाजे पे हाथ रखती दरवाज़ा अंदर से खुला और कोई बाहर निकला। वो बेख्तियार एक तरफ हुई। वो जहान था, वो उसे पहचान गई थी, मगर वो अकेला नहीं था। वो उसके सामने से आता साथ से गुजर कर निकल गया तो वो पलट कर दिखने लगी। डीजे ने उसे रुकते नहीं देखा था। वो अपनी धुन में दुकानों को देखती चली गई और लोगों के रेले में आगे बह गई। हया यूं ही अपने घुटनों तक आते स्याह कोट की जेबों में हाथ डाले उसे देख रही थी। अब वो हवा के रुख पे खड़ी थी तो उसके बाल पीछे की तरफ उड़ने लगे थे। जहां उससे दूर जा रहा था उसके साथ एक दराज कद लड़की भी थी, कोट स्कर्ट में मलबूस, अपने सुर्ख बालों को ऊंचे जूड़े में बांधे। वो लड़की नागवारी से हाथ हिला हिला कर कुछ कह रही थी। जहां ने उसे नहीं देखा, उसे यकीन था। वो दौड़कर उनके पीछे गई और वह दोनों बहुत तेज़ चल रहे थे। उनके रफ्तार से मिलने की सही में वो एशियाई लड़की हाँफने लगी थी। बेमुश्किल वो उनके ऐन अकब में पहुंच पाई। लड़की बुलंद आवाज़ में सर हिलाती हुई कुछ कह रही थी। जहान भी हासा झंझलाया हुआ था। वह तुर्क बोल रहे थे या कोई दूसरी ज़बान, वो फैसला ना कर पाई। शायद तुर्क नहीं थी। वो बहुत लंबे लंबे फ़िक्रे बोल रहे थे और जितनी तुर्क अयार ने अब तक सुनी थी वो ऐसी नहीं थी। तुर्क में फ़िक्रे छोटे होते थे, बस फ़ेल इस्तेमाल किया और इसके आगे पीछे सांप के लाह के लगाकर एक बड़ा लफ्ज़ बोल दिया जो मानी में कई फ़िक्रों के बराबर होता था। जहान जहान, वो ज़ोर से मुश्किल इतनी आवाज़ से उसे पुकार पाई कि वो सुन सके। उसकी तीसरी पुकार पे वो रुका। लड़की भी साथ रुकी। वो दोनों एक साथ पलटे। जहान, उसके होंठ जहान को देखकर एक मासूम मुस्कुराहट में ढलने लगे थे। क्या मसला है, उसने संजीदा उखड़े उखड़े अंदाज में अब अटकाए। उसके चेहरे पे इतनी सख्ती थी कि हया की मुस्कुराहट में खुलते लब बंद हो गए। उसका रंग फीका पड़ गया। मैं हया, वो भी बेयकीनी से बिना पलक झपके उसे देख रही थी। उसे शक गुजरा कि जहां ने उसे नहीं पहचाना। हाँ तो फिर? वो लड़की कोट की जेबों में हाथ डाले खड़ी नापसंदीदगी से हया को देख रही थी। फिर? हया ने बेयकीनी से ज़ेरे लब दोहराया। वो जहान को देख रही थी। कोई काम है, कोई काम है? वो मुश्किल जब्त करके बोला। हया ने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। उसमें बोलने की ताकत नहीं थी। तो मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ। हुशा ने झटक कर पलटा। लड़की भी एक चुटकी निगाह उस पर डालती मुड़ गई। इस्तकलाल स्ट्रीट पर लोगों का रेला आगे बढ़ता गया। जहां से के अंदर उस लड़की के पीछे बहुत से लोग इससे जा रहे थे। कितनी ही देर वो साकत खड़ी बहुत से सरों की पोस्ट के दरमियान उन दोनों को दूर जाते देख रही थी। उसकी पलकें झपकना भूल गई थी। उन दोनों के सरापे हजूम में घूम रहे थे। वो दो नुक्ते बनते जा रहे थे, मध्यम, दूर, बहुत दूर। हया डीजे कहीं दूर सांसों के दरमियान चल रही थी उथल पुथल, मगर वह सुन नहीं रही थी। वो इसी तरह भीड़ के दरमियान पत्थर हुई खड़ी उसे सिमत देख रही थी। वो बहुत दूर जा चुके थे। साकत पतलियों में आप दर्द होने लगा था। भले आखिर बहुत सी उसकी पलकें गिरी और झुककर उठी तो मंजर भीग चुका था। उसने फिर से पलकें झपकाईं तो भीगी आंखों से कतरे अखसारों पे गिरने लगे। सामने का मंजर कदरे वाजिया हुआ, मगर लम्हे भर की तखीर से उसका ताकुब हार गया था। वो दोनों भीड़ में गुम हो गए थे। वो अपना मंजर खो चुकी थी। आंसू टप टप कर नीचे गिर रहे थे। हया, किधर रह गई थी तुम? डीजे ने निढाल सी आकर उसका शाना झंझोड़ा। मैं कहीं पीछे रह गई हूँ बहुत डीजे, वो उसे सिम देखते हुए बड़बड़ाई। उसने एक हाथ से उनका ढक्कन खोला, दूसरे हाथ से गर्म ट्रे बाहर निकाली। ट्रे पे बोरी हंसता गर्मा गर्म ब्रेड तैयार पड़ी थी। अदरक की हल्की सी खुशबू सारे किचन में फैली हुई थी। वो दूसरे हाथ से ब्रेड को चेक करती सीधी हुई और ट्रे लाकर काउंटर पर रखी। वह सफ़ेद ढीली सी आधे बाजू वाली टी शर्ट और खुले स्याह ट्राउज़र में थी। बालों का ढीला सा जूड़ा था और उलझी उलझी सी लिट्टें गालों पे थी। टी शर्ट के ऊपर पहने एयरबन पे जगह जगह चॉकलेट और क्रीम के धब्बे लगे थे। काउंटर के एक तरफ खड़े प्याले में अंडे की सफ़ेदी फेंट रहा था। डीजे दूसरी तरफ खड़ी सजावट के लिए बंटी और रंग बिरंगे बेन्स के पैकेट खोल खोल कर प्लेट में ढील रही थी। हर रंग के बेन्स और सुर्ख बेन्स का ढेर लग चुका था। आज हुसैन की सालगिरह थी। रवायती तरीके से केक बनाने के बजाय हया उसके लिए इंजरब्रेड हाउस तैयार कर रही थी।
1 फुट ऊंचा गिनजरब्रेड से बना घर चॉकलेट क्रीम और रंग बिरंगी जेली से सजाना था। वो पिछले 4 घंटे से लगी हुई थी और अब बिलाहर उसके ब्रेड के 6 बैग हो चुके थे, 4 दीवारों के लिए और 2 मखरूती छत के लिए। आओ इसको जोड़ते हैं, उसने कहा तो मौसम जो आइसिंग बना चुका था प्याला रखकर उसकी तरफ आया। नीचे अब एक दीवार उठाकर उसमें से मुस्ततिल दरवाज़ा काट रही थी। हया और मौसम ने एहतियात से दीवारें मुतसिल खड़ी की और उनके जॉइंट पे बतौर गम महसूस सिरप लैप दिया और बहुत आहिस्ता से अपने हाथ में हटाए। दीवारें सीधी खड़ी रहीं, सिरप ने उनको चिपका दिया था। ज़बरदस्त वो पुरजोश हुए, उसका घर बन रहा था। ये ख्याल ही उसकी थकावट भगा कर ले गया। वो दोनों अब अगली दीवार जोड़ने लगे। हया के माथे से झूलती इलट बार बार आंखों के सामने आती और वो बार बार उसे पीछे करती। उंगलियों पर लगे चॉकलेट सिरप के धब्बे उसके रुखसार पर लग गए, मगर परवाह किसे थी। 4 दीवारी बन गई थी। अब उन्होंने 2 मुस्तल टुकड़ों को ऊपर उल्टे वी की तरह रखा और जोड़ पे सिर्फ लगाया। काफ़ी देर बाद उन्होंने अपने हाथ उठाए, छत बरकरार रही, सिर्फ सूखने लगा, छत मज़ीद मजबूत हो गई। हया तुम ग्रेट हो। वह बुरा सा घर बना रंग या आराइश के भी इतने हसीन लग रहा था कि मौसम बेहताश से बोला, मुझे पता है। वो धीरे से हंसी। वो तीनों आप कैंडल्स और जाली से दीवारों की सजावट करने लगी थी। वो हार्ड डेकोरेशन के टुकड़े के पीछे ज़रा सा सिरप लगाकर उसे दीवार से चिपका देते। पूरे घर पे जगह जगह सुर्ख सब्ज़ और नीले बटन की मानत आंखें उभरने लगी थी। ज़रा सी देर में घर सज गया था। डीजे ने सफ़ेद क्रीम से खिड़कियों की चौकोर चौखटें बनाई और अंदर नीली क्रीम का रंग भर दिया। आप इस्तांबुल की बर्फ़बारी का मज़ा अपने घर को भी छिकाएं। हया आइसिंग शुगर और छलनी ले आई। उसने सफ़ेद सूखे आटे की शक्ल की आइसिंग शुगर छलनी में डाली और घर के ऊपर करके छलनी आहिस्ता आहिस्ता हिलाने लगी। छलनी के सुराहों से सफ़ेद ज़र्रे नीचे गिरने लगे। पूरे घर पर बर्फ़बारी होने लगी और अब हल्की सी सफ़ेद चॉकलेट से ढके घर पर बैठने लगी थे। हया का जिंजर ब्रेड हाउस तैयार था। उसने एहतियात से ट्रे उठाई और घर बरकरार रहा। ये उसकी 4.5 घंटे की मेहनत का समर था। किसी सालगिरह की तकरीब से पहले हया सुलेमान से तैयार ना हो सके, हैरत अंगेज़ बात थी, मगर आज उसकी तैयारी वो घर ही था। उसे अपने रफ़ खुलिए और चेहरे पर लगे धब्बों की परवाह नहीं थी। उसकी साड़ी त्वचा ट्रे में सजे जिंजर ब्रेड हाउस पर पड़ी। वो टीचर मौसम के पीछे चलती कॉमन रूम में दाखिल हुई। वहाँ फासले फासले पे गोल मेज़ों के गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। दरमियानी मेज़ पे गिफ्ट्स और हुसैन का लाया हुआ केक रखा था। 12 ममालिक एक्सचेंज स्टूडेंट आ चुके थे। वो कोई सरप्राइज़ पार्टी ना थी, सो हुसैन बड़ी मेज़ के पीछे खड़ा हंसता हुआ टाली का गिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा था, जिसे टाली बार पर पीछे कर रही थी। सरप्राइज़, हया ने पुकारा तो सबने इधर देखा। मौसम और डीजे के पीछे वो चौखट पर खड़ी थी, दोनों हाथों में उठाई ट्रे में वो फेरी टेल हाउस रखा था और हया को पता था वो जिंजर ब्रेड हाउस से ज़्यादा खूबसूरत था। वाओ, बेहतियार लबू से निकली। हया, तुमने मेरे लिए इतना किया। हुसैन बेहद मुतासिर हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए शाने हिचकाए। वह दरवाजे में खड़ी थी। दरवाज़ा आधा आधा खुला था और सर्दी अंदर आ रही थी। आओ हया, उसे मेज़ पे ले आओ। मौसम बड़ी मेज़ से गिफ्ट्स, केक और दूसरी डिशेस के दरमियान चीज़ें हटाकर जगह बनाने लगा। सर्दी की लहर दरवाजे से अंदर घुस रही थी। उसने बाएं हाथ में ट्रे पकड़े, दाएं हाथ से दरवाज़ा धकेलना चाहा। वो बदकिस्मती का लम्हा था। दरवाजे की नाप को उसने छुआ ही था कि दरवाज़ा पूरा खुला और कोई तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। खुलते दरवाजे ने उसका हाथ पीछे की तरफ धकेला और वह तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी। बेहतियार एक कदम पीछे हटी और ताबी उसके बाएं हाथ में पकड़ी ट्रे टेरी हुई। ओह नो! बहुत सी चीखें बुलंद हुई। उनमें सबसे ज़्यादा दिलहराश चीख उसकी अपनी थी। उल्टी हुई ट्रे उसके हाथ में रह गई। हल्की सी ठंड की आवाज़ के साथ जिंजर ब्रेड हाउस ज़मीन पर जा गिरा। दीवार टुकड़ों में बट गई। फर्श पे ब्रेड, चॉकलेट, क्रीम और रंग बिरंगी बंटियों का मलबा पड़ा था और वो सब सन्नाटे के आलम में फटी फटी आंखों से उसे देख रहे थे। कितने ही पल वो शाख के आलम में उस मलबे को देखे गई। फिर उसके पार नज़र आते जोगर्स को देखा और वो अपनी निगाहें ऊपर उठाईं। उसने वो जहाँ सिकंदर था वो इतनी ही बेयकीन और शाख से मलबे को देख रहा था। आगे देखने पे बेहतियार उसने नफ़ी में सर हिलाया।
हया आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम सामने हो। गॉड। तासुब मलाल के मारे वो कुछ कह नहीं पा रहा था। वो जो फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी एकदम लब भीज गई। उसकी आंखों में तहरीर की जगह गुस्से ने ले ली। खून की सुर्ख लकीरें उसकी आंखों में उतरने लगी। वो एकदम चुकी, ब्रेड का टोटा क्रीम में लुथरा टुकड़ा उठाया और सीधे हुए पूरी कुव्वत से जहान के मुंह पे दे मारा। वो इस गैर मुतवक्का हमले के लिए तैयार ना था। क्रीम में लुथरा टुकड़ा उसके गर्दन पे लगा तो वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटा। टुकड़ा उसकी शर्ट पर से फिसलता हुआ नीचे कदमों में जा गिरा। उसने गर्दन पे लगी क्रीम को हाथों से छुआ और फिर उंगलियों के पोरों को बेयकीनी से देखा। हया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो सिर्फ आंखों से लब भींचे जहान को देख रही थी। उसने लब इतनी सख्ती से भींचे थे कि गर्दन की रगें उभरने लगी थी और कमपट्टी पर नीले लकीर नजर आ रही थी। वो बिल्कुल चुप खड़ी गहरे सांस ले रही थी। हया, इट्स ओके। हुसैन परेशानी से आगे बढ़ा। डीजर मौसम भी उसके साथ आए। हया, मैंने वाकई नहीं देखा था कि तुम। शट अप, जस्ट शट अप। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि आगे बढ़ता हुसैन वहीं रुक गया। चले जाओ तुम यहाँ से, कहीं भी चले जाओ, मगर मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ तो मेरे लिए अज़ाब और दुख के अलावा कभी भी कुछ नहीं लाए। निकल जाओ इस कमरे से, उसने उर्दू में चिल्लाकर कहा। 12 ममालिक क्रिश्चियन स्टूडेंट में से उर्दू कोई नहीं समझता था सिवाय डीजे के, मगर वो तमाम मुतअस्सिफ खड़े तुलबा समझ गए थे कि वो क्या कह रही है। हया, जहान की आंखों में दुख उभरा। मेरा नाम भी मत लो। उसने गर्दन के गिर्द बंधे एप्रन की डोरी हाथ से नोची। एप्रन एक तरफ उतर कर फेंका और भागती हुई बाहर निकली। सीढ़ियों के ऊपर लगा बल्ब उसके आते जल उठा। वो तेजी से चक्करदार सीढ़ियाँ उतरने लगी। आंसू उसके चेहरे पे बह रहे थे। आधी सीढ़ी फलांग कर वो उतरी और बर्फ से ढकी घास पे तेज तेज चलने लगी। बाहर तेज सर्द हवा थी। हल्का हल्का सा हर सू छाया हुआ था। वो सीने पे बाजू लपेटे सर झुकाए रोती हुई चलती जा रही थी और उसे पता था कि वो एक जिंजर ब्रेड हाउस के लिए नहीं रो रही थी। पहाड़ी की ढलान उतर कर सामने उसमाजी की मसनूई झील थी। झील आभासी पिघल चुकी थी, फिर भी फासले फासले पे बर्फ पड़ी हुई थी। वो झील के किनारे रुक गई। तेज दौड़ने से उसका सांस फूल गया। पतली टी शर्ट में सर्दी लगनी थी। ढीला जुड़ा आधा खोलकर कमर पर गिर गया था। वो थकी मांदी से घास पर बैठ गई और स्लीपर से पाँव निकाल कर ठंडे पानी में डाल दिए। वो खुद अजियती की इंतहा थी। घुटनों के गिर्द बाजू लपेट कर सर नीचे झुकाकर वो एक कदम से फूट फूट कर रोने लगी एकदम से। मसनूई झील का पानी रात के अंधेरे में चांद की रोशनी से चमक रहा था। गोया चांदी का एक बड़ा सा वर्क स्या पानी पे तैर रहा हो। दूर जंगल से परिंदों की आवाज़ें सुनाई देती थी। कई लम्हे रेत की तरफ फिसल कर झील की चांदी में गुम हो गए थे। तो उसने कदमों की चाप सुनी। कोई उसके साथ आ खड़ा हुआ था। उसने भीगा चेहरा उठाकर देखा। वो जीन्स की जेबों में हाथ डाले लब काटता संजीदा से उसके साथ खड़ा था। सॉरी हया, मैं तो माजरत करने आया था कि उस रोज़ काम की परेशानी में तुमसे मिसबिहेव कर गया। मगर वो चुपचाप बेआवाज़ रोती उसे देखे गई। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारा इतना नुकसान कर दिया। मैंने तुम्हें देखा नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम दरवाजे के पार खड़ी हो। मैंने तुम्हारा बड़ा हुआ हाथ नहीं देखा था। अपनी डांस में बहुत तेज़ चल रहा था और अनजाने में तुम्हारा हाथ धकेल दिया। तुम्हारी सारी मेहनत ज़ाया कर दी। शायद वो सिर्फ जिंजर ब्रेड हाउस की बात कर रहा था, या शायद उनके ताल्लुक़ की वो अभी कुछ भी सही या गलत समझना नहीं चाहती थी। मगर मैं दावा करूँगा। दावा? हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसे जिंजर ब्रेड हाउस बना कर दूंगा। और उसका दिल चाहा। वो फूट फूट कर फिर से रोई। माई फॉर जहान सुकंदर। वो एक झटके से उठी और गीले पैर पानी से निकाल कर स्लीपर्स में डाले। मेरी ज़िंदगी में जिंजर ब्रेड हाउस से बड़े मसाइल हैं। वो दिल से पलटी तो ढीले जुड़े का आखिरी बल्ब भी खुल गया और सारे बाल अबशार की तरह कमर पे सीधे गिरते गए बाल सारे। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती ऊपर ढलान पर चढ़ने लगी। जहान लब काटता उसे दूर जाते देखता रहा। वह तकिया ऐसी टेक लगाए पाँव लंबे किए कंबल में लेटी थी। दोनों हाथों से मोबाइल था में वो गेम खेल रही थी। साथ वाले बैंक पर टाली मुंह में तकिया रखे हुए सो रही थी। चेहरे स्टडी रूम में थी। हदीजा ने नीचे अपने बैंक की कुर्सी पर बैठी मेज़ पर रखे लैपटॉप की गुंजियों पे उंगलियां चला रही थी। हुसैन का बर्थडे जिंजर ब्रेड हाउस टूटने से ख़राब नहीं हुआ। उसका बर्थडे तुम्हारे ओवर रिएक्शन से ख़राब हुआ है। तुमने अपने कज़न के साथ अच्छा नहीं किया। उसका कसूर नहीं था। उसने तुम्हें वाकई नहीं देखा था। अगर तुम थोड़ा सा जब्त कर लेती और खुले दिल से अपने कज़न को वेलकम करती तो हम उस टूटे जिंजर ब्रेड हाउस को यादगार बना लेते। उसे एक दूसरे के चेहरे पर मलते, उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते और क्या कुछ ना करते। चीज़ें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाती हैं। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार न मान ले। और तुमने आज एक टूटे हुए जिंजर ब्रेड हाउस से हार मान ली। लैपटॉप की स्क्रीन पर निगाहें जमाई डीजे बहुत तेज़ी से कुछ टाइप करती कह रही थी। हया इसी तरह बबल चबाती मोबाइल के बटन दबा रही थी। तुम्हारे जाने के बाद सब इतने शर्मिंदा थे कि मत पूछो किस तरह मैंने बमुश्किल सबको मना कर हुसैन से केक कटवाया। दफ़ा
फ़ौरन हया का मोबाइल बजा तो डीजे खामोश हो गई। हया ने लब पीछे स्क्रीन को देखा, वहाँ जहान का मोबाइल नंबर लिखा आ रहा था। चाहने के बावजूद भी वो कॉल मुस्तरद ना कर सकी। क्या है, अभी तक खफा हो? वो एकदम इतनी अपनायत से पूछने लगा कि वो लब काट कर रह गई। खफा होने का इख्तियार अपनों को होता है, मुझे ये इख्तियार कभी किसी ने दिया ही नहीं। इतने लंबे मुकालमे मत बोलो, मुझसे अब सर्दी में नहीं खड़ा हुआ जा रहा। फ़ौरन बाहर आओ। तुम कहाँ हो? तुम्हारे रूम के बाहर बालकनी में खड़ा हूँ। मेरे अल्लाह, तुम अब तक यहीं हो? वो फ़ोन फेंक कर उठी, तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती नीचे उतरी और दौड़कर दरवाज़ा खोला। वह बालकनी के रेलिंग से टेक लगाए सीने में बाजू लपेटे खड़ा था। ओफ जहान! हया दरवाज़ा बंद करके उस तक आई। उसने टी शर्ट के ऊपर एक खुला सा स्याह स्वेटर पहन लिया था और अब बालों का फिर से ढीला जुड़ा बना लिया था। कब से खड़े हो इधर? जब से तुमने बताया था कि तुम्हारी ज़िंदगी में जिंजर ब्रेड हाउस से बड़े मसाइल है, मैंने सोचा इनको हल किए बगैर ना जाऊँ। चाय तो नहीं पिलाओगी? वो कुछ ऐसे डरते डरते बोला। वो सारी तली बुलाकर हंसती। आओ, तुम्हें मैं एप्पल टी पिलाती हूँ। तुम्हारे तुर्की की सौगात है, वरना पाकिस्तान में तो हमने कभी सेब वाली चाय नहीं पी। वो दोनों साथ अंदरूनी सीढ़ियाँ उतरने लगे। और हम यही पीकर बड़े हुए हैं, कितना फ़र्क है ना हम में। वो शायद यूँ ही बोला था कि मगर किचन का दरवाज़ा खोलती हया ने मुड़कर उसे देखा। ज़रूर था, हाँ बहुत फ़र्क है हम में। उसने तस्लीम कर लिया था। उसने हार मान ली थी और इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद उफ ये डीजे के सुनहरी अकवाल भी ना। वो सर चढ़ा कर किचन में दाखिल हुई। एप्पल टी तो ख़त्म है, आप सादा चाय पियो। उसने कैबिनेट खोलकर चंद डब्बे आगे पीछे किए और फिर मायूसी से बताया, दूध निकालो, मैं चाय का पानी चढ़ाता हूँ। वो आगे बढ़ा, देगची ढूंढ कर निकाली, उसमें पानी और पत्ती डालकर चूल्हे पर चढ़ाई और चूल्हा जला दिया। वह ऐसा ही था, फ़ौरन से काम कर देने वाला। उसके हाथ बहुत सख्त और मजबूत लगते थे, काम की मेहनत और मशक्क़त के आदी। वह इस्तांबुल के वर्किंग क्लास का नुमाइंदा था। अब वो स्लेब पर रखे बर्तन जमा करके सिंक में डाल रहा था। रहने तो जहान में कर लूँगी, तुमने करने होते तो अब तक कर चुकी होती। अब इससे पहले कि पानी सूख जाए दूध डाल दो, बल्कि मुझे दो। उसने प्लेट धोते हुए दूसरे हाथ से दूध का डब्बा उठाया और खुद ही देगची में ढील दिया। वो उसे देखकर रह गई। वो खुले नल पे प्लेट खंगाल रहा था। जीन्स और जोगर्स पहने, स्वेटर के आस्तीने कोहनियों तक मोड़े, वो टाक्सम स्क्वायर की मेट्रो में मौजूद इस एग्जेक्टिव से कतन मुख्तलिफ लग रहा था जिस चंद हफ्ते कबल हया मिली थी। हया, डीजे हवास बसाख्ता चिल्लाती हुई किचन में दाखिल हुई। फ़ौरन तुम्हारा फ़ोन मर जाएगा बज बज कर। ओह अस्सलाम वालेकुम। जहान को देखकर वो गड़बड़ाई। वालेकुम सलाम। तुम्हारा फ़ोन। वह हया को फ़ोन थमाकर वापस मुड़ गई। हया ने मोबाइल पे देखा, 5 मिस्ड कॉल, तुर्की का कोई गैर शनासा नंबर। इसी वक्त उसका मोबाइल फिर बजने लगा। उसने स्क्रीन को देखा, वही तुर्की नंबर। इस पर उसने कॉल वसूल कर ली। हेलो, हया सलमान बंदे को अब्दुलरहमान पाशा कहते हैं। अब तक तो आप मुझे जान गई होंगी। उर्दू में वह कह रहा था। वो उसकी आवाज़ में मुंबई के बासियों का तीखापन था और लहजा बहुत ठंडा। हया का रंग फीका पड़ गया। उसने पलकें उठाकर जहान को देखा। हया का रंग फीका पड़ गया। उसने पलकें उठाकर जहान को देखा। वो बहुत गौर से उसके झुलसते चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रहा था। रॉन्ग नंबर, उसने कहकर फ़ोन रखना चाहा, मगर वो आगे बढ़ा और मोबाइल उसके हाथ से ले लिया। कौन? वो फ़ोन कान से लगाकर बोला तो उसके चेहरे पे बेबना सख्ती थी। कौन? उसने दोहराया। शायद दूसरी जानिब से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। जहान लब भीजे चंद लम्हे इंतज़ार करता रहा, फिर उसने फ़ोन कान से हटाया, बंद कर दिया है। उसने मोबाइल हया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें नहीं बताया तो मुझे क्यों बताता? शायद रॉन्ग नंबर था। वो अब संभल चुकी थी। तुम्हें कोई तंग तो नहीं कर रहा? पता नहीं कौन है। उसने शाने झुकाए। जाने दो। हर हरासमेंट एक जुर्म है, हम इसके लिए पुलिस के पास जा सकते हैं। वो कुछ सोचकर बोला, किसी मसले का हाल जहां सिकंदर के पास ना हो ऐसा मुमकिन था भला? जाने दो, मैं इसे ज़्यादा अहमियत नहीं देती। गोया कि वो मुतमईन नहीं हुआ था, मगर सर हिलाकर पलट गया। हया ने मोबाइल को साइलेंट पे लगा दिया, जेब में डाल दिया। चूल्हा क्यों बंद कर दिया? अब पकने देती, मैं ज़्यादा कड़ी हुई चाय पीने का आदी हूँ। मैंने नहीं बंद किया, ये ऑटोमेटिक है, हर 15 मिनट बाद 10 मिनट के लिए बंद हो जाते हैं। आप 10 मिनट बाद खुद ही जल उठेगा। ये अच्छा काम है। इसे जैसे कोफत हुई। फिर आखिरी बर्तन खंगालते हुए दोबारा चूल्हे को सोचती नज़रों से देखता रहा। जब बर्तन धुल गए तो हाथ धोकर चूल्हे की तरफ आया। बर्तन धुल गए तुम्हारे? अब तुम्हारी ज़िंदगी के अगले मसले को हल करते हैं। इसके बाद कौन सा मसला है वो भी बताओ। मेरी ज़िंदगी के मसले टूटे कावड़ या ठंडे चूल्हे की तरह नहीं है जो तुम हल कर लो। अच्छी भली ज़िंदगी है तुम्हारी, क्या मसला है तुम्हें सिवाय इस बेकार चूल्हे के? कोई तो हल होगा इसका भी। वो निचला लब दबाते हुए सोच कर कुछ बोल रहा था। उसका कोई हल नहीं है। यह नामुमकिन है कि किसी मसले का कोई हल ना हो। ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। जान रहने दो। मेरी कार से मेरा
टूल बॉक्स ले आओ, डैशबोर्ड में पड़ा होगा। तब तक मैं इसे देखता हूँ। वो जीन्स की जेब से चाबी को गुच्छे निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। गर्दन नीचे झुकाए चूल्हे के इर्द गिर्द जैसे कुछ तलाश कर रहा था। वो जहान ही क्या जो कुछ करने की ठान ले तो फिर किसी की सुने। उसे मेट्रो में अपने जूते के तस्मे खोलता जहान याद आया था। उसने मुस्कुराहट दबाकर हाथ बढ़ाकर चाबी पकड़ी। जहान की छोटी सफ़ेद सी कार हॉस्टल के सीढ़ियों के आखिरी जीने के सामने खड़ी थी। उसमें से टूल बॉक्स निकालते हुए बेहतियात हया ने सोचा था कि वो इतना अमीर नहीं था जितना वो समझती थी। यहाँ पे शायद यूरोप में रहने वाले रिश्तेदारों के बारे में अमूमी तस्वर यही होता है कि वो ख़ास से दौलतमंद होंगे, जबकि जहान और पपोज के बरक्स मेहनत कश वर्किंग क्लास के अफराद थे। वो वापस आई तो वो छड़ी से ही शुरू हो चुका था और पाइप साकट पता नहीं क्या क्या खोले बैठा था। चंद मिनट बाद वो खामोशी से स्लेब के साथ टेक लगाए खड़ी उसे काम करते देख रही थी। वो दाएं घुटने और बाएं नीचे के बल ज़मीन पर बैठा पाइप के दहाने पे पेचकस से कुछ खोल रहा था। टूल बॉक्स उसके पाँव के पास खुला पड़ा था। चंद सबर अजमा पल बेटे और फिर वो फातिहाना अंदाज में हाथ झाड़ते हुए उठा। ये चौथा चूल्हा जो कोने में है ये फिक्स कर दिया है, अब ये खुद से नहीं बजेगा। उसने कहने के साथ ही अमल मुजाहरे के तौर पर चूल्हे को जला दिया और फिर चाय की पतीली उस पर रख दी। ये जो तुमने हरकत की है ना जहान तक अंदर, ये गैर कानूनी, अगर किसी को पता चल गया तो। समाज में स्मोकिंग भी गैर कानूनी है मगर स्टूडेंट करते हैं ना, ड्रिंकिंग भी गैर कानूनी है, स्टूडेंट वो भी करते हैं, और कमरों में छोटे चूल्हे और माइक्रो रखना भी गैर कानूनी है और वो भी रखते हैं। सो तुम भी अपनी मर्ज़ी करो। वो काउंटर से टेक लगाए खड़ा हुआ बोले जा रहा था। तुम स्वांची से पढ़े हो, जो इतनी मालूमात है। स्वांची से पढ़ा होता तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट न चला रहा होता। हम तो आम से सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले मिडिल क्लास लोग हैं। वो जब भी अपनी कम आमदन या काम का जिक्र करता उसके बाजार मुस्कुराते लहजे के पीछे एक तरह उदासी होती। खैर, हया गहरी सांस लेकर चूल्हे की तरफ आई और चाय की कतीली उठाई। ट्रे में प्यालियाँ उसने पहले से सेट कर रखी थी। अब वो छलनी रख कर चाय ढीलने लगी। इस वीकेंड पर डिनर करें साथ। उसने एक झटके से सर उठाया। ज़रा सी चाय छलनी के दहाने से फिसल कर प्याले पकड़े उसके हाथ पे गिरी। अच्छा अच्छा, नहीं करते, गलती से कह दिया। वो जैसे शर्मिंदा हो गया। नहीं, मेरा मतलब है ठीक है श्योर, मगर कहाँ? वो जल्दी से बोली। इस्तकलाल जिप्सी में या कहीं भी, तुम्हें बस स्टॉक्सम पे उतारनी है ना। हया ने उसकी प्याली उठाकर उससे दी तो उसने सर को इस बात में हिला दिया। हाँ, वो अपनी प्याली लेकर उसके बलमुकाबिल स्लेब से टेक लगाए खड़ी हो गई और चाय में चम्मच हिलाने लगी। फिर मैं तुम्हें टाक्सम से पिक कर लूँगा हफ्ते की रात 8 बजे, ठीक ठीक। जब वो उसे वापस बाहर तक छोड़ने आई तो दोनों को अपने नीचे पाकर बालकनी की बत्ती खुद से जल उठी। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी कि वो होले से कह उठी, आई एम सॉरी, मैं आज ओवर रिएक्ट कर गई थी। जहाँ ने पलट कर उसे देखा। किचन के सारे बर्तन धुलवाकर, चूल्हा ठीक करवाकर और चाय के 2 कप बनवाकर तुमने बुलाकर मान ही लिया। बहुत शुक्रिया, अब मैं सुकून से सोऊंगा। सॉरी, मुझे भी करनी चाहिए मगर वो मैं डिनर पे करूँगा। उधार रहा। हफ्ते की शाम 8 बजे मुझे याद रहेगा। वो सीढ़ियाँ उतरने लगा और हया सीने में बाजू लपेटे खड़ी उसे जाते देख रही। जब उसकी कार नज़र से ओझल हो गई तो वो कमरे की तरफ आई। बालकनी की बत्ती बुझ गई। सारी तरीके छा गई थी। डीजे वहीं कुर्सी पे बैठी लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रही थी। वो ज़ेरे लैब कोई धुन गुनगुनाए हुए कमरे में दाखिल हुई और अपने बैंक के जीने चढ़ने लगी। तुम्हारा कज़न बड़ा हैंडसम है, डीजे ने मसरूफ़ अंदाज में कहा। सो तो है, उसने बिस्तर में लेटते हुए डीजे को देखते हुए कहा। ये वही पप्पो का बेटा है ना? डीजे स्क्रीन को देखते लैपटॉप की कुंजी में उंगलियां चलाती हुई कह रही थी। वही शादीशुदा? हाँ। उसके लबों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट आई। अच्छा। हया सिरेला धुनगुनाने लगी। बको मत, मुझे असाइनमेंट बनाने दो। कुछ देर बाद डीजे झुंझलाकर बोली मगर वो मुस्कुराते हुए गुनगुनाई जा रही थी। दरवाज़ा खुला था। उसने धकेला तो एक नाक बार मगर आहिस्ता आवाज़ के साथ खुलता चला गया। सामने लाउंज में उभरती अबतरी फैली हुई थी। छोटा सा किचन भी साथ ही था जिसमें उसकी बीवी काम करती हुई दिखाई दे रही थी। हाशिम कदम कदम चलता किचन के दरवाजे पे आ खड़ा हुआ। उसकी बीवी उसके सामने जानिब पुश्त किए चूल्हा जला रही थी। वो भी उसकी तरह थी, दराज का घुंघराले बाल। डॉक्टर क्या कहता है? वो चौंक कर पलटी, फिर उसे देखकर गहरी सांस ली और वापस चूल्हे की तरफ मुड़ गई। सर्जरी हो गई और उसके लिए बहुत से पैसे चाहिए। सर्जरी अब होगी, पैसों का इंतज़ाम हुआ। वो कपड़े से हाथ पोंछती हाशिम तक आई। नहीं तो अब क्या होगा? हमें नहीं चंद हफ्तों में हज़ारों जमा करने हैं। तुमने पाशा से बात की थी तो क्या कहता? नहीं देगा। जो काम मैं कर रहा हूँ बस उसकी कीमत देगा, ऊपर 1 रुपया भी नहीं।
क्यों, इतना तो पैसा है उसके पास, पूरा महल तो खड़ा कर रखा है, फिर हमें क्यों नहीं देगा। वो कहता है उसने कोई हैराती अदारा नहीं खोल रखा और फिर मज़ीद किस खाते में दे, मैंने अभी तक उसकी पिछली रकम नहीं लौटाई।